जय हिंद दोस्तों, सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष किशरवानी और लेकर आए हूं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो सीरीज। जैसे कि आप जानते हैं, हम आरआरबी ग्रुप डी की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं हिंदी में, और उसी के तहत ये टेस्ट 2 का पार्ट 4 होगा, जहां हम 61 से 80 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और यह जो टेस्ट है हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com व हमारे एंड्रॉइड ऐप सरकारी सर्कल पर भी उपलब्ध है, जहां आप विजिट करके 30+ एग्जामों की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम विलंब न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 61वां क्वेश्चन दिया गया है और यह मैथ्स का क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर यदि 1600 है, यदि ए का 0.75%, बी के 1.25% के बराबर हो, तो क्रमशः ए और बी का मान क्या होगा। देखिए, इसे मैं थोड़ा डिटेल में भी बताता हूँ और इसको कोशिश करूंगा कि इसमें एक दो चीज की बात आप एक दो चीज याद रखेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले उसे ही लिखना शुरू करें। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ए का 0.75%, देखिए यदि ए का 0.75%, बी के, सॉरी यहाँ इंटू का चिन्ह है, 1.25% के बराबर होगा। देखिए, यहाँ पर जब भी क्या होता है, जब बराबर के दो तरफ दो राशि दी होती है, जहाँ जिसमें जो भी डेटा एक सा है उन्हें आप नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप लिख भी देंगे तो देखिए, प्रतिशत है, ये बटे में 100 देगा, ये भी बटे में 100 देगा, तो यानी प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह चिन्ह जो है वो अलग हो जाना है। दशमलव का दो चिन्ह, दो संख्या है और यहाँ पर भी दशमलव का दो संख्या है, यानी आप दशमलव अलग कर सकते हैं। ये भी दशमलव का दो शून्य देंगे, वो दो शून्य से दो शून्य अलग हो जाएंगे, यानी फाइनली आपका जो आने वाला है वो आएगा ए का 75। और मैं यही चाह रहा था कि आप डायरेक्ट इसमें यही लिखेंगे, बी के 125 के बराबर है। अब 25 दिया होता है 75 और 25 पंजे होता है 125, यानी ए, अब अपन जो वर्ड है वो एक साइड कर लेंगे और जो संख्या है वो एक साइड कर लेंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं, यानी ए की जो वैल्यू होगी वो 5 को बताएगी, बी की वैल्यू जो होगी वो 3 हिस्से को बताने वाली है। अब यहाँ पर ए और बी में जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 2 का, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 1600 है। तो जो ये 2 का अंतर जो 1600 को बताता है, इसलिए एक का जो अंतर होगा वो बताएगा 800 को। अब ये एक की जो वैल्यू है हमसे पूछा गया है ए और बी के मान, तो जब ए का मान आएगा आपका यहाँ पर 800 रखेंगे तो 8 पंजे 40, यानी 4000 आएगा, और बी का आएगा 8 के 24, 2400 मान आएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 और 3 दोनों में ये वैल्यू दी गई है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा, ए की वैल्यू 4000, यानी थर्ड वाला आंसर आपका राइट होगा कभी कभी, और बी का 2400। कभी कभी हम जल्दी में क्या करते हैं, 2400 4000 यहाँ भी देखकर लगा दिए, इससे क्या होगा, आपका पूरा आपने सॉल्यूशन करने के बाद गलत होएगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और देखकर आंसर लगाएंगे। थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 62वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर लेते हैं। देखिए जी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर 1966 की बात है, जब यूनेस्को ने इस दिवस को घोषित किया था। यानी इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और साल 2009 और 10 जो है, 9-10 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इस दिवस को घोषित किया गया था। और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा ये देखिए 1966 में इसे बनाना शुरू किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 है, ये मोस्ट आईएमपी है आपके लिए। इसको आप विशेष याद रखेंगे कि इसका जो विषय है 2020 के लिए, इसका विषय था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और वहीं यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, ये भी आपके लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसको आप याद रखेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। और इसके जो प्रमुख हैं अभी आड्रे अजोले हैं। और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर 63वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक चर दिया गया है ए, बी और सी, किसी भी तीन मान -c 1/2, 2 सही 1/2 को ले सकते हैं।
यानी जो ABC है वो किसी भी मान को ले सकते हैं, और आपको इक्वेशन दी गई है सी स्क्वायर A/B का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात करना है। यानी आपको ABC जो चर है उसका ये जो 3 मान दिए गए हैं, कोई भी मान लेने हैं और इस इक्वेशन में रखना है और सबसे बड़ा मान निकालना है, ऐसा अपन को इस इक्वेशन में रखना है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातों का याद रखना होगा। एक तो जब भी कोई संख्या बटे में होती है, जैसे यहाँ पर A/B है, तो यानी B का मान आपको ऐसा मानना होगा इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा। उसका एक कारण होता है, क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो जो नीचे संख्या होगी डिवाइड करने वाली, वो जितनी बड़ी होगी, वो सॉरी जितनी छोटी होगी उतना ही बड़ा मान आएगा, क्योंकि आपको बड़ा मान निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, 100 को डिवाइड करना है, मान लो आपको 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मान आएगा 2। वहीं आप अगर 100 को मान लीजिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मान आएगा 50। अब इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन था, बड़ा आया 50, क्योंकि हमने जो डिवाइड किया वो छोटी संख्या से किया। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार जो स्क्वायर वाली अगर वैल्यू दी गई है आपको, तो वो आप ऐसा मान रखेंगे, अगर आपको माइनस में कोई मान दिया गया, ये देखिए माइनस में ही मान दिया गया है, तो अगर आप इसकी जगह रखेंगे तो क्या होगा, वो प्लस मान दे देगा, और प्लस जब दे देगा तो हमारी इक्वेशन का जो मान आएगा वो बड़ा आएगा। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ सबसे छोटा तो -3 है, -3 को b की जगह दे देंगे, लेकिन ऐसा करना आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग नहीं है। ठीक है, b जो है वो वर्ग नहीं है। अब जब b की जगह आप -3 रखेंगे तो ये जो पूरी इक्वेशन का मान आएगा वो माइनस में आएगा, तो वो मान छोटा आएगा। चलिए अब आप देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर वाला मान आप जो माइनस वाला है मान है वो स्क्वायर की जगह लीजिए, यानी सी की वैल्यू हम मानने वाले हैं -3, वहीं ए की वैल्यू मानेंगे अपन 2 सही 1/2, और बी की जो वैल्यू है वो मानने वाले हैं 1/2। यहाँ पर जो माइनस को अगर छोड़ देंगे तो ये सबसे छोटी है। चलिए अब इसे हम रख के देखते हैं। -3 का वर्ग, और कोष्टक के अंदर हम लिख लेते हैं A/B। तो ए का मान रहे हैं 2 सही 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये आएगा 5/2, और जो बी की वैल्यू है वो है 1/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचा 5, और ये -3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9, और अंदर बचा से 5, यानी 9 अपना 45 आपका राइट आंसर होगा। इसकी जगह अगर आप जो सी की वैल्यू है -3 की जगह अगर जो -3 है वो ए या बी में रखेंगे तो ये मान माइनस में देगा, अगर 45 भी आता है तो वो माइनस में आएगा, तो वो छोटा कहलाएगा। इसलिए जो हमने इक्वेशन में ये 3 मान माने ये सही है। ठीक है, 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 64वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR के एक समान है। यदि त्रिभुज XYZ और PQR की परिधियों का अनुपात 4:9 है, और यदि PQ का मान 27 सेंटीमीटर है, तो आपको XY की लंबाई देनी है। देखिए यहाँ पे ये समरूप की बात कर रहा है। तो जो दो त्रिभुज हैं, देखिए अगर ये दो त्रिभुज समरूप है, मान लीजिए ये है XYZ और ये है PQR। अब वो बोल रहा है इनकी परिधि का अनुपात, तो इनकी जो परिधि होगी XYZ, वो इनकी तीनों किसी भी, यानी XY PQ के, YZ QR के, और XZ PR के बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं PQR। ये यहाँ पर आपको PQ दिया गया, जब आपको PQ दिया गया है तो हमें XY का मान निकालना है, तो हमें इसी प्रकार ये रखना होगा XY, और PQR त्रिभुज के सामने हम रखेंगे PQ का मान। ठीक है, अब आपको ये इसकी परिधि दी गई है XYZ की, वो परिधि कितनी दी गई है, 4 के अनुपात में दी गई है, 4 अनुपात दी गई है, और PQR की दी गई है 9, और यहाँ पर XY की वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ PQ का मान आपको दिया गया है 27। अब इसका मान निकालने के लिए हम जो काट लेंगे, 9 9 3 27। देखिए नीचे इक्वल टू जब लगा होता है तो नीचे वाले से नीचे वाला और ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, इसलिए 9 3 27 होगा। ये 3 का जो मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, यानी x जो y की वैल्यू आएगी वो 4 3 12 आने वाली है। 12 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 65वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको पूछा गया जगन्नाथ मंदिर चार धाम तीर्थ स्थानों का एक हिस्सा है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है।
देखिए चारधाम की बात जगन्नाथ मंदिर की बात कर लेते हैं, तो जो जगन्नाथ मंदिर है ये तमिलनाडु, सॉरी, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, तो उड़ीसा हमारा राइट आंसर होगा। ये जो जगन्नाथ मंदिर है, जगत का मीन्स होता है, जगन्नाथ का मीन्स होता है जगत के स्वामी, और ये जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर हर वर्ष एक शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें श्री कृष्ण जो भगवान हैं, एक रथ उनका होता है, या मतलब यहाँ पर 3 रथ होते हैं, एक एक में जगन्नाथ स्वामी विराजमान होते हैं, और एक में उस कृष्ण जी के बड़े भाई बालभद्र, जिन्हें बलदाऊ के नाम से हम जानते हैं, और एक तीसरा रथ होता है, उसमें उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी होती हैं। थोड़ा हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी, और जगन्नाथ, इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र, जैसा कि मैंने बताया, भगिनी सुभद्रा, तीनों अलग अलग रथ में सुसज्जित होकर रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं। इन देवताओं की जो मूर्ति होती है वो लकड़ी से बनाई जाती है, और भगवान जगन्नाथ के लिए पुरी में एक वार्षिक रथ यात्रा का या रथ महोत्सव आयोजित किया जाता है। अ, और यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और चारधाम तीर्थ स्थलों में आता है। चलिए, अब जब चारधाम की बात कर ली गई है तो आपको पता होना चाहिए, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो हिंदू धर्म के जो चार धाम है वो चार धाम किन्हें कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हिंदू धर्म के चार धाम है, ये बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये जो बद्रीनाथ है ये उत्तराखंड में है, जो द्वारिका है ये गुजरात में पड़ता है, और जगन्नाथपुरी, अभी पुरी अपन ने देखा भी, उड़ीसा में है, और जो रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी पता होगा कि इनमें कौन से भगवान है, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं, इसमें विष्णु जी का ये मंदिर है। ठीक है, द्वारिका, द्वारिका में कृष्ण जी हैं। जगन्नाथपुरी, यहाँ पर भी जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मंदिर जो है वो कृष्ण जी का ही है। ठीक है, उन्हीं को जगन्नाथ भगवान कहते हैं। और जो रामेश्वरम है, ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये शंकर जी का मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा आप कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी आपको चार धाम के नाम पर एक छोटा चार धाम भी होता है, वो बता दिया जाता है। उसके अंतर्गत आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चारों ही उत्तराखंड में स्थित हैं, और इन्हें छोटे चार धाम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का संचालन खालिस्तान के तहत हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है वो कोलकाता मेट्रो है। अब उसी में एक और रूट जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक ट्रेन जो है वो पानी के अंदर चलने वाली है, जैसे भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन का दर्जा मिलने वाला है। और ये जो ट्रेन है वो हुगली नदी पर बनाई जा रही है। हुगली नदी के कोलकाता में ये ट्रैक तैयार किया जा रहा है। ये ट्रैक का काम अभी तक हो जाना था, 2020 में इसका कंप्लीट होना था, लेकिन कोविड के कारण और कुछ और प्रॉब्लम्स के कारण ये काम रुक गया, और अब इसकी संभावना है कि दिसंबर 2021 तक इसका काम हो पाएगा। तो इसकी थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। कलकत्ता मेट्रो परियोजना के तहत ये आएगी, और देखिए राइट आंसर हमने बता दिया, ये हुगली नदी कोलकाता में है। इसकी डिटेल देख लें। ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये नदी के अंदर एक सुरंग बनाई जा रही है, इस प्रकार की ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जो सुरंग है वो 520 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी होगी। मेट्रो ट्रेन को सुरंग पार करने में महज 1 मिनट लगेगा। ठीक है, इस मेट्रो ट्रेन को इस सुरंग को पार करने में महज 1 मिनट का समय लगेगा। और ये 16 किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, मेट्रो परियोजना है, जो कि सॉल्ट सेक्टर 5 को हावड़ा मैदान से जोड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 67 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए, आपको ये एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें लिखा गया है बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी और सैनरी, और आपको बताना है नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। देखिए, जो बाइनरी होता है ये इसकी बेस वैल्यू 2 होती है, टर्नरी की बेस वैल्यू 3 होती है, क्वार्टरनरी की बेस वैल्यू 4 होती है, क्वीनरी की बेस जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, सैनरी की 6 होती है, और इसी प्रकार आपको बताना है जो जिसकी बेस वैल्यू 7 होती है उसका मान क्या होता है। तो उसका मान होता है, उसका जो नाम होता है वो सेप्टेनरी होता है। सेप्टेनरी हमारा राइट आंसर है। चलिए, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पर चलते हैं।
देखिए 68वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तरल पानी खालिस्तान के कारण बर्फ से सघन होता है। तो आपको बताना है कि जो तरल पानी होता है वो किस कारण से बर्फ से अधिक सघन होता है। तो देखिए पहले इसका आंसर बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन बंध है जल के में आपस में एक दूसरे, जब जल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बंध बना देते हैं, जिसके कारण जो अ, जो पानी है वो अधिक सघन हो जाता है। तो हमारा ये राइट आंसर होगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए जो ये जल का मॉलिक्यूल है इस प्रकार से ये होता है H2O, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण तरल पानी में बर्फ से अधिक सघन होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए जैसे इस प्रकार ये हाँ, तो ये जो डॉट डॉट है ये हाइड्रोजन बंध है, और ये इस प्रकार जब जल के अणु आपस में पास से आते हैं तो ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण जो जल है वो अधिक सघन हो जाता है। अ, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 69 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया है नल और टंकी से। यदि तीनों नल को आपस में खोल दिया जाता है तो तीनों नल एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, और यदि एक नल टंकी को 5 घंटे में तथा दूसरा नल 7.5 घंटे में भरता है तो तीसरा नल कितनी देर में और क्या काम करेगा। देखिए इसको इस प्रकार से शुरू करते हैं। यहाँ आपको मान लीजिए ए, बी और सी तीन नल हैं जो कि टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। वहीं बी की बात कर लेते हैं तो ये 5 घंटे में भरता है, और सी की बात कर लेते हैं तो ये 7.5 घंटे में भरता है। देखिए सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। 6 पंजे 30, और 30 से ये भी कट जाएंगे, यानी 30 हमारा एलसीएम आएगा। जब छह तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में 6 पंजे 30 यानी 5 लीटर पानी डालेंगे, और ये डालेगा 5 से काटेंगे 30 को 6, और 7.5 से काटेंगे तो ये आएगा 15, 15 दूनी 30 यानी 4 घंटे में, मतलब एक एक घंटे में 4 लीटर पानी डालेगा। अब ये जो दो हैं बी और सी, ये 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालते हैं, लेकिन ये बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलाकर 5 घंटे डालते हैं, 1 घंटे में 5 ही लीटर पानी डालते हैं। यानी जो तीसरा नल है यानी ए जो है वो 5 लीटर में से पानी निकाल लेता है। अब जब 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल लेता है यानी वो खाली करने वाला नल है। ठीक है, पहली चीज वो खाली करने वाला नल है। अब दूसरी चीज हर घंटे में 5 लीटर पानी निकाल रहा है, यानी वो नल को 6 घंटे में भरने वाला है। 6 घंटे में ये 6 घंटे में खाली करने वाला है, यानी वन हमारा राइट आंसर होगा, 6 घंटे में खाली करेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एम करुणानिधि किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। देखिए एम करुणानिधि की बात कर लेते हैं तो जो एम करुणानिधि है वो सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनके नाम तमिलनाडु के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। एम करुणानिधि की बात कर लेते हैं। ये डीएमके पार्टी से संबंधित है। डीएमके बोलते हो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। और थोड़ा इसकी डिटेल में देख लेते हैं। एम करुणानिधि लगभग 2 दशक तक 2 दशक 1969 से 2011 के बीच तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 5 कार्यकाल इन्होंने किए हैं। और जब इनकी मृत्यु तक, जो 2018 में इनकी मृत्यु होती है, ये देखिए 7 अगस्त 2018 में इनका निधन होता है, तब तक ये डीएमके पार्टी के प्रमुख थे। और 6,863 दिन का कार्यकाल रहा है इनका, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। और इन्होंने 69 से अपनी मृत्यु तक डीएमके पार्टी का नेतृत्व किया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार है शांति, निरस्त्रीकरण और पर्यावरण व सतत विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। 1886 में इसकी स्थापना होती है। डिटेल में दिखा देंगे कि 1886 में इसकी स्थापना होती है, और 25 लाख इसके में नगद कैश दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और 2020 की बात कर लेते हैं तो ये जो पुरस्कार है वो डेविड एटनबरो को दिया गया था। अब इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये जो डेविड एटनबरो है, देखिए ये आपको फोटो में देख सकते हैं, एक ब्रिटिश पत्रकार है, और ये बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री के लिए लेख लिखते हैं। और इन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया था, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो पुरस्कार है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो दिया जाता है। यह पुरस्कार इनकी स्मृति में स्थापित किया गया था, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए तथा एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार कई विदेशियों को भी दिया जा चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब 72वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया चंदेलों ने किस जगह पर शासन किया। तो देखिए चंदेलों जो है, इन चंदेलों की जो मुख्य राजधानी थी वो खजुराहो थी, और ये मध्य भारत का हिस्सा था, यानी मध्य भारत हमारा राइट आंसर है। चंदेलों ने मध्य भारत में शासन किया है, और यहाँ पर इनकी जो राजधानी वो खजुराहो थी, और खजुराहो के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि यूनेस्को लिस्टेड भी हैं। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम। चंदेल राजवंश 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन किया इन्होंने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया, और मंदिरों का निर्माण 100 वर्षों की अवधि में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश की स्थापना 831 में नन्नुक ने की थी, ये भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, और एमपी वालों के लिए खास इंपॉर्टेंट है। एमपी के एग्जामों में अधिक आता है कि इसके संस्थापक कौन है। और चंदेल वंश के जो राजपूत ऋषि हैं वो चंद्रत्रय के राजवंश वंशज थे, और इनकी राजधानी जो है वो पहले खजुराहो थी, और इसे बाद में बदलकर इन्होंने महोबा कर दिया था। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा डिटेल आप याद रखेंगे, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो खजुराहो है, हाँ, वो 1900 देखिए 1986 में जो खजुराहो को है वो यूनेस्को लिस्टेड किया गया है। यूनेस्को में शामिल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में शामिल किया गया। और यहाँ पर जो चंदेलों के द्वारा यहाँ पे 85 मंदिर बनाए गए थे, वो वर्तमान में जो मंदिर जो उपस्थित हैं उनकी संख्या 22 है। कहीं कहीं आपको देखिए 25 भी देखने मिलता है। यदि आपको 25 और 22 ऑप्शन में दी गई है तो 22 सही होगा, और अन्यथा अगर नहीं मिलता है तो 25 सही होगा। अब दोनों बातें याद रखेंगे। इस बाकी अभी जो उपस्थित मंदिर हैं जो पूर्णतः मतलब क्षतिग्रस्त नहीं है वो 22 है। ठीक है, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वहां पर 2 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो है सांची का स्तूप, और दूसरा है भीमबेटका। जो सांची का स्तूप है वो 1989 में इसे यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था, और जो भीमबेटका की गुफा है उसे 2003 में, और ये दोनों ही रायसेन में है। ठीक है, इतनी आपके लिए डिटेल काफी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 73वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको संख्या दिया गया, यदि आपको एक संख्या दी गई है, मैं पहले और दूसरे अंक को का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, तीसरे और चौथे का अंक आपस में बदल जाता है, और इसी प्रकार आगे भी बदलते आते हैं। 11वें 12वें को भी इसी तरह बदल दिया जाता है, यानी यहाँ पर 12 डिजिट्स है। तो कौन सा अंक दाएं छोर से 7वें स्थान पर होगा। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना आपको जो वर्ड है वो फिर से उतारने। देखिए इसमें आपको करना क्या है वो देखिए, ये आपका एग्जाम में समय बचाएगा। यहाँ पे आप 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा गया दाएं से, यानी आपसे इस तरफ से पूछा गया है, तो ये पहला छोड़ दी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3, यानी 6 छोड़ देना है आपको, 7वां बताना है। अब 7वां यानी ये आपस में ऐसा बदलेंगे, और दोनों 5 है तो आपका आने वाला है 5, बाकी ये वाला 5 आने वाला है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 की जगह एक 4 होता, मान लीजिए ये 5 और ये 4 होता, तो ये 5 इधर ही आता, 4 इधर ही आता है, 5 हमारा फिलहाल पे राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 74वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। देखिए जो वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होता है, उसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो क्षैतिज चलती हवाएं उन्हें कहते हैं अभिवहन कहते हैं। और जो ऊष्मा संचरण वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। जो चालन होता है वो मुख्यतः ठोस और धातुओं में होता है। संवहन जो होता है ये मुख्यतः द्रव में होता है। ठीक है, और जो विकिरण है ये गैसों में होता है। और है, अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जो चालन है, ये धातु छड़ वगैरह जो है वो ठोस जो होती हैं वो चालन विधि से गर्म होती है। जो संवहन हो यानी द्रव, जल और अन्य द्रव सम्मान विधि से गर्म होते हैं। विकिरण, और विकिरण से आपसे पूछा जाता है कि विकिरण से क्या गर्म होता है, तो जो हमारा वातावरण है वो विकिरण के द्वारा ही गर्म रहता है। और यहाँ पर आपसे पूछा वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्षैतिज ऊष्मा अंतरण की बात करता है तो वो अभिवहन कहलाता है, और जो वातावरण गर्म होता है नॉर्मली वो उसे विकिरण कहता है, रेडिएशन कहते हैं। थोड़ा आप इसकी डिटेल लिख लेते हैं। अभिवहन की बात कर लेते हैं। अभिवहन वायु के तापन एवं शीतलन का एक अन्यतम तरीका है। अभिवहन क्या होता है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। और मुख्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भारत में गर्मियों के समय चलने वाली जो पवन होती है जिसे लू कहते हैं, यह भी अभिवहन का ही परिणाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर आपको दिया गया ए बी को आई जिस प्रकार लिखा गया है, यानी ए बी को किस प्रकार आई लिखा गया है उसी प्रकार बी सी का क्या होगा। अब देखिए ए यानी होता है एक और बी यानी का मान होता है 2, यानी जो पोजीशन वैल्यू होती है वो ए की 1 होती है, बी की 2 होती है और इनका सम होता है 3 होता है। और जब 3 का वर्ग अपन कर देंगे तो यह आएगा 9, और जो 9 होती है उस पोजीशन पे आता है आई, यानी देखिए जो ए होती है उसकी पोजीशन 1 होती है और जो बी होती है उसकी पोजीशन 2 होती है। ठीक है, इन दोनों का सम हो गया 3। अब इसका वर्ग कर दिया अपन ने तो ये हो गया 9, और 9 पोजीशन पे आता है आई। ठीक है, यानी हम समझ गए कि किस प्रकार से ए बी को आई लिखा गया। उसी प्रकार बी की जो पोजीशन होती है 2 होती है, सी की होती है 3, और 3 2 हो गया 5, और 5 के जब हम वर्ग करेंगे तो यह जाएगा 25, और 25 जो पोजीशन होती है वो होती है वाई की, यानी वाई हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखते देखिए 76वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वहां आपसे पूछा गया एक अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल 1.58 सेंटीमीटर है, तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आपके पास आपको इसका फॉर्मूला याद हो। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको 3D जो डायग्राम्स हैं उनके सभी के फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। हम इधर पर टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। देखिए तो अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr², और जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। अब आपको यहाँ पर दिया गया है जो टोटल सरफेस एरिया है वो दिया गया है 41.58 सेंटीमीटर, और आपसे सरफेस एरिया की वैल्यू पूछी है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, पाई का मान रखेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर का मान निकालेंगे और फिर आर को यहाँ पर रखेंगे और 2πr में रखकर आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे। देखिए ये एक तरीका हो गया, और इससे अच्छा मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको इतना रखना है, उसके बाद क्या करना है, इस अब यहाँ पर भी πr², यहाँ पर भी πr² है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से πr² का मान निकालेंगे, वो मान यहाँ रख देंगे, वो आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर πr² का जो मान होगा, ये जो 3 है ये काट कर यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव को अलग करेंगे, यहाँ पर ये बटे में 300 हो जाएगा, ये πr² का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा 2 × 4158/3, और इसको भी सेपरेट ही रखते हैं 100। इस 3 को हम इससे काटने वाले हैं, 13 या 39, यहाँ बचा 41 को काटेंगे, जब 13 से 2 बार में जाएगा वो 13 या 39, 3 से काटेंगे 13 बार में आएगा, 13 लिख दिया, 2 बचेगा वो 2 5 के साथ 25 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 8 या 24, 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 18, और 18 जब काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 6। 1386 हमारा आएगा, इस 1386 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये आएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आई 1, 13 दूनी 26 और ये 27, और ये 100 है नीचे तो ये दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएंगे, यानी 27 72 हमारा राइट आंसर होगा जो कि सेकंड पर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 77वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर जो देखिए जो पहला परमाणु परीक्षण है ये हमने इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था, और ये 1974 18 मई की बात है। 18 मई, देखिए ये आप डेट भी याद रखेंगे और सन भी याद रखें। 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और ये समय इंदिरा गांधी था। आपसे पूछा जाता है इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और इसी के साथ हम थोड़ा इसकी देखिए डिटेल देख लेते हैं। 1974 में भारतीय सरकार ने राजस्थान के पोखरण रेंज में देश का पहला परमाणु परीक्षण किया था, और इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते हुए बुद्ध के रूप में इसे नामित किया गया था, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे संचालित किया था। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 में भूमिगत परमाणु परीक्षण के लिए भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। वो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इसी पोखरण द्वितीय या ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 78वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको दिया गया है जिस प्रकार कोशिका विज्ञान को कोशिका से संबंधित है उसी प्रकार क्या चीज शब्द से संबंध होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए इसी प्रकार शब्दों का जो अध्ययन होगा, ये जो शब्दों का अध्ययन होगा वो शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के अंतर्गत आएगा, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 79 की बात कर लेते हैं। एक रोलर कोस्टर की
के निचले हिस्से में अपनी खल स्तर पर पहुंचती है, यानी आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा या न्यूनतम गतिज ऊर्जा या स्थिर हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताना आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको रोलर कोस्टर पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए रोलर कोस्टर एक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको बता देते हैं कि जो रोलर कोस्टर है, जब वो अपनी न्यूनतम मतलब सबसे निचली सतह पर होता है, तो वो अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा में होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा। और आपको थोड़ा रोलर कोस्टर दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार का आपने ये प्रदर्शनियों में ये देखी होगी। इसे रोलर कोस्टर कहते हैं। और इस ये यही पूछा गया, यानी देखिए यहाँ से ये गाड़ी ऊपर जाएगी और इस प्रकार जैसे ही ये इस प्रकार से ये यहाँ से जैसे ये नीचे आती है यहाँ पर, तो ये अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा में, जब ये ऊपर अधिकांश ऊपर होती है तो ये न्यूनतम गतिज ऊर्जा में होती है। ठीक है, तो हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा राइट आंसर होगा। देखिए रोलर कोस्टर की कारें जब पथ के नीचे होती हैं तो वह अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा में तक पहुंच जाती हैं, और जब वे अपने पथ से बढ़ने लगती हैं तो गतिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करना शुरू कर देती है। इस प्रणाली में गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग निरंतर स्थिर बना होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 80वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उनकी ऊंचाई 10 मीटर है तो वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल। देखिए रेलवे में इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। आपको ज्यादा इस वजह से मैं नहीं को सोचना है कि ये बहुत इजी है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम से रिलेटेड ही बनाई जाती है, इसलिए आप निश्चिंत होकर आप तैयारी अपनी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 80वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समलंब त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो जो समलंब त्रिभुज होता है देखिए इस प्रकार का बनता है। इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उन्हें समलंब त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा हो गई ए बी, और इधर से जो इनकी जो हाइट होती है ये, इसे हम कहते हैं ये दोनों की जो बीच की दूरी होती है इसे हम हाइट कहते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं। अब आपको यहीं पे एच का मान ये 10 दिया गया है और ए की वैल्यू मान लीजिए ये 10 दी गई है, सॉरी ये 16 दी गई है, और ये बड़ी वाली भुजा आपको ये दी गई है 20। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम्मुख भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, सीधा सीधा मान रखना है और हमारा आंसर आएगा 1/2 ए और बी की के जो टोटल होगा 20 और 16 जो हो जाएगा 36। और हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट आपको दी गई है 10। अब ये दो से काटेंगे तो 36 18 बार में कटेगा और हमारा ये 180 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें भी बताएं, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। इस प्रकार के अन्य एग्जाम के टेस्ट सीरीज, इसी प्रकार से अन्य एग्जामों की टेस्ट सीरीज देने के लिए आप हमारी वेबसाइट sarkaricircle.com और हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं और यहाँ जहाँ पर आपको 30+ एग्जामों की वीडियो सीरीज मिलने वाली हैं। धन्यवाद। जय हिंद।